हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। देखिए, मैं इससे पहले जो है सेंटेंस के 3 प्रकार बताया हुआ था 3 पार्ट में। अब मैं चौथा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य, और इसकी परिभाषा होती है सेंटेंस दैट शोज कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइज और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस बट इट शोज सम सेंसेज। लेकिन ऐसे वाक्यों के कुछ भाव होते हैं। वह भाव कैसे होते हैं? नंबर 1, सेंस ऑफ ऑर्डर्ड, मतलब आदेश देने का भाव। सेंस ऑफ एडवाइज्ड, सलाह देने का भाव। सेंस ऑफ रिक्वेस्टेड, प्रार्थना करने का भाव। सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड, मना करने का भाव। और आप तो जानते ही हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में कर्ता यू जो है अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है। जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हम वो क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर, ट्रांसलेशन बन गया यहाँ आओ, कम हियर। वहाँ जाओ, गो देयर। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन बनता है। फिर इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में स्ट्रक्चर टू भी है। टू किस तरह होगा? जैसे वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में ना लेने के बाद दो या दीजिए शब्द आता है तो उससे सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है। तो वहां पर हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MV1, मुख्य क्रिया का पहला रूप, प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी है उसके बाद देखेंगे। जैसे, मुझे यह पुस्तक पढ़ने दो, मुझे यह पुस्तक पढ़ने दो, पढ़ने दो या पढ़ने दीजिए। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या कर रहे हैं? सुझाव या प्रस्ताव का भाव प्रकट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, पढ़ने दो, ने के बाद दो आया हुआ है, तो निश्चित है कि यहाँ पर हम ऐसे वाक्यों में लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मुझे का मतलब मी। लेट मी, पढ़ना किसमिस होता है, मुख्य क्रिया का पहला रूप रीड हो गया। लेट मी रीड, यह पुस्तक की इंग्लिश हो जाएगा दिस बुक। तो हो गया लेट मी रीड दिस बुक। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नंबर 4 हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? A sentence that shows good or bad wishes is called optative sentence। यानी वे वाक्य जिससे अच्छी या बुरी कामनाओं का भाव प्रकट हो, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य। इस कामना सूचक वाले वाक्यों में कामना प्रकट होती है। कामना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी कामना जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो। सपोज दैट आप ट्रेन में छोड़ने जाते हैं किसी को, तो वहाँ लिखा रहता है, आप बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैप्पी जर्नी। ये शार्ट है, हैप्पी जर्नी छोटा ट्रांसलेशन है, शार्ट ट्रांसलेशन है। इसका अगर पूरा ट्रांसलेशन हम करें तो हो जाएगा मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। हैव अ हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ये पूरा ट्रांसलेशन होगा। फिर इसके बाद अगला जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि थोड़ी बुरी कामना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे कहेंगे, भगवान करे तुम नरक में चले जाओ, भगवान करें तुम नरक में चले जाओ। तो इसका ट्रांसलेशन बनकर आएगा मे यू गो टू हेल। हेल मीन्स नरक होता है। या इसको ये भी लिख सकते हैं आर करके कि मे यू गो टू डॉग्स। डॉग्स में जाने का मतलब क्या हो जाएगा? कुरमंडली में जाने का मतलब हो गया नरक में जाना। यह इसका अर्थ निकल कर आएगा।
और एक बात यहाँ आपको खटकेगी कि यहाँ मे का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर जो है भी मे का प्रयोग किए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगा उसमें मे का प्रयोग नहीं होगा। जैसे भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें, तो यहाँ देखिए बनकर ट्रांसलेशन आ गया गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ गॉड लिखे हैं, यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं किए हैं, तो इसके लिए एक लाइन आप सुन लीजिए कि जब वाक्यों में भगवान स्वयं कर्ता बनकर आता है या स्वयं कार्य भगवान करता है वाक्य में, तो वहाँ पर मे का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मे छिपा होता है। अन्य जगहों पे मे का प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्य वाक्यों में किया गया है। तो इस तरह गाइज रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमको आशा है कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। फिर इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, बोधक वाक्य। यहाँ पर देखते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य में इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा या सेंटेंस दैट शोज द एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, सारो, हेट और वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतना तो डिफिनीशन लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आएगा। परिभाषा के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्य क्या होते हैं। यानी इसकी हिंदी निकलकर इस डिफिनीशन की आएगी कि वे वाक्य जिनमें सुख, दुख, घृणा एवं आश्चर्य इत्यादि मनोभावों का अध्ययन करते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, खुशी है हम मैच जीत गए, खुशी है हम मैच जीत गए। तो यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आ रही है कि खुशी है। खुशी है के लिए क्या आएगा? खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम हुर्राह का प्रयोग करते हैं। यह लिखा गया है हुर्राह, लेकिन पढ़ा जाता है हुर्रे। जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें खिलाड़ी जो है चिल्लाते हैं, जब जीत जाती है टीम तो खूब चिल्लाते हैं हिप हिप हुर्रे, तो वह खुशी का इजहार होता है। तो वहीं हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, ओन द मैच, MATCH, और इसके बाद फुल स्टॉप। ये जो हुर्राह, जो ये विस्मयादि बोधक वर्ड हैं ये सब खुशी के, तो इसके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है ऐसे वाक्यों में। फिर इसके बाद दुख का भाव प्रकट हो जाए, जैसे हम कहें कि दुख है वो इस संसार में नहीं रहा, तो हमने लिख दिया दुख है एक्सक्लेमेशन मार्क, अब वह इस संसार में नहीं रहा, इस संसार में नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ट्रांसलेशन बन के आएगा। दुख के एक्सक्लेमेशन वर्ड जो होगा वह होगा एलास, और इसके बाद हम देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, एलास नाउ। अब की इंग्लिश, नाउ ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ये बनकर ट्रांसलेशन आ गया। अभी घृणा हो जाएगा, तो घृणा के लिए जो है हम देखेंगे कि छी छी, तुम बहुत गंदे लड़के हो, तुम बहुत गंदे लड़के हो, गंदे लड़के हो। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, छी छी की इंग्लिश सामने निकल कर आती है फाई फाई। यू आर वेरी डर्टी बॉय, यू आर वेरी डर्टी बॉय। इसके बाद आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। देखिए सुख हो गया, दुख हो गया, घृणा हो गया। आश्चर्य में कैसे सेंटेंस आते हैं, वह कितनी सुंदर है, क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, इच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। पहले ऐसे क्या करते हैं, ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाता है हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ या व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस तरह इस वाक्य का स्ट्रक्चर होता है।
और जैसे कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, तो हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन व्हाट अ शेम और एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे वाक्यों में कर्ता सहायक नहीं होता है तो व्हाट के बाद अ प्लस सेम एडजेक्टिव है, इसको हम लिखते हैं। और ऐसे अनेक प्रकार के वाक्य आपके सामने आएंगे। कितनी दया की बात है, व्हाट अ पीटी। तो गाइज अब मुझे लगता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी करें। जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, मैं जो है बताने का प्रयास करूंगा। और एक और आप लोगों को दिशा निर्देश देना है कि वे स्टूडेंट जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं और इस समय वह चुपचाप घर पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, सूचना है कि वे लोग जो है मेरे इस YouTube चैनल के द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके कहें, वो टॉपिक मैं उनके एग्ज़ाम के उद्देश्य से बता दूंगा। और ये निश्चित है कि आउट ऑफ 20 में से वह 18-19 तो प्राप्त ही कर सकते हैं। थैंक यू।